मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बातें करने जा रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सिविल सर्विस परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट हैं ही, दूसरे मैं समझता हूँ कि जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। पहली खबर आप लोगों ने अखबारों में पढ़ी है और वो ये कि हमारे जो पूर्व डिप्टी पीएम रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं, उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न। सच पूछे तो मुझे ये खबर सुनकर के व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी हुई। मैं राजनीतिक विचारधारा के आधार पर यह बात नहीं कह रहा हूं, वो कुछ भी हो सकती है। इस आधार पर कह रहा हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के राजनीतिक जीवन को महसूस करने और देखने का बहुत लंबा समय मुझे मिला है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिला हूं। वे जितने सरल हैं, जितने सहज हैं, जितने आत्मीय हैं, जितने पारदर्शी हैं और जितने ऑनेस्ट हैं, वो अद्भुत है। सच पूछे तो कभी कभी जब मैं उनकी ओर देखता था तो मुझे यकीन नहीं होता था कि ये वही राजनेता हैं जो अपने जिंदगी के 14 साल की उम्र से लेकर के अभी तक पॉलिटिक्स में है, राजनीति के केंद्र में है और सच पूछिए तो इतना साफ सुथरा जीवन जी रहे हैं। योग्यता के बारे में तो कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। दूसरी खुशी मुझे इस बात को लेकर के हुई कि वो अभी 97 ईयर्स के हैं। कितना अच्छा होता है ना कि यदि किसी को भारत रत्न जैसे सम्मान देने की घोषणा उनके जीवित रहते हुए ही कर दी जाए। नो डाउट कि मरणोपरांत दिए जाने पर भी उस व्यक्ति का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज तो हो जाता है। कुछ ही दिनों पहले कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा हुई, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मरणोपरांत उन्हें पुरस्कार दिया गया और अभी वो 100 वर्ष के हुए हैं। तो ठीक है, इतिहास में तो नाम दर्ज हो गया, लेकिन उनकी जीवित स्मृति में नाम दर्ज नहीं हो सका। काश कि कुछ ऐसा होता। तो दोस्तों, ये मेरे लिए दूसरी बड़ी खुशी की बात है। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो हमारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स से। देखिए, जब कभी भी कोई भी राजनीतिक घटना घटित होती है, इसे आप राजनीतिक घटना के तौर पर भी ले सकते हैं, इसे आप सांस्कृतिक घटना के तौर पर भी ले सकते हैं, जिस रूप में भी आप लेना चाहें। तो एक तरफ है व्यक्ति और दूसरी तरफ है विचारधारा। सिविल सर्वेंट के रूप में आपको एक तटस्थ दृष्टि लेकर चलना चाहिए। विचारधारा है, उसे सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन व्यक्ति का जो अपना चरित्र होता है वो एक अलग विषय होता है। इस तरीके से जब आप किसी घटना के बारे में विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि जो आपकी लाइन होगी सिविल सर्विस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में निष्कर्ष निकालने की, वो ज्यादा परफेक्ट हो सकेगी। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वो थोड़ी सी चिंतित करने वाली खबर है और वो ये है कि अमेरिका ने अभी ही इराक और सीरिया के कुछ ठिकानों पर लगभग 85 टारगेट्स पर हमले किए हैं। स्ट्राइक किया है, कह लीजिए स्ट्राइक किया, हमला भी किया कह सकते हैं। इराक और सीरिया। ऐसा उसने क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो जॉर्डन है, जॉर्डन में अमेरिका के कुछ लोग थे, अमेरिकी सैनिक रह रहे थे। हम उसकी डिटेल में नहीं जाते वो क्यों रह रहे थे। जॉर्डन में जो इनके सैनिक रह रहे थे उन पर अटैक हुआ और उसमें 3 जो सैनिक थे उनके मारे गए। उसके विरोध में फिर अमेरिका ने ये कदम उठाया है। वैसे एक सामान्य सी घटना दिखाई दे रही होगी, लेकिन जो अभी का राजनीतिक परिदृश्य है उसको देखते हुए ये घटना बहुत चिंतित करने वाली घटना है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा यहाँ की है। एक बात जो मैं आप लोगों से स्पेशली यहाँ कहना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि अभी जो पूरे के पूरे पश्चिम एशिया या यूं कह लीजिए कि मध्य पूर्व एशिया का जो परिदृश्य बन रहा है, तो वहां का जो मैप है पूरी तरह से आपके दिमाग में चस्पा हो जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात हो जाना चाहिए। आपने देखा है कि किस तरीके से ईरान के समर्थन से जो हुती विद्रोही हैं वो बकायदे लाल सागर पर अटैक कर रहे हैं। जो फिलिस्तीनी के जो हमास हैं और इजराइल, उनके बीच में कितना लंबा संघर्ष चल रहा है। ईरान ने बकायदे पाकिस्तान पर हमला किया, फिर पाकिस्तान ने ईरान पर हमला कर दिया, लेकिन लकीली चलिए अभी उन दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी शांति की स्थिति है। और अब जो हम नई स्थिति देख रहे हैं वो है अमेरिका ने इराक और सीरिया पर स्ट्राइक किया है। आप देख रहे हैं कि जो बीच की स्थिति है जिसकी चर्चा अभी मैंने की, पश्चिम एशिया भी आप कह सकते हैं, मध्य पूर्व एशिया भी कह सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वॉल्केनो पर बैठा हुआ है, ज्वालामुखी पर बैठा हुआ हो।
और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज सभी देश एक दूसरे से इस तरीके से संबद्ध हो गए हैं कि आप नहीं कह सकते कि ठीक है ये मामला तो अमेरिका, सीरिया और इराक का है, हमें क्या लेना देना है। दोस्तों, इसके केंद्र में जो एक बहुत ही चिंतित करने वाली बात है वो है इजराइल और हमास के बीच में जो अभी संघर्ष चल रहा है। जो ईरान है वो कह लीजिए कि ऐसे गुटों का समर्थन कर रहा है जो हमास के साथ में है, और उसका पर्पज ये है कि किसी तरीके से इजराइल युद्ध को बंद कर दे। इजराइल के राष्ट्रपति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहे हैं कि वो युद्ध को बंद करे, लेकिन जो इजराइल के राष्ट्रपति नेतान्याहू हैं वो युद्ध को बंद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसकी वजह से ये जो मामला है ये और गंभीर होता चला जा रहा है। और अब जबकि अमेरिका इस तरीके से, आप यूं कह लीजिए कि उसमें शामिल होना तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार से इस तरह के कुछ संकेत दे दिए हैं, तो वहां एक नया मोर्चा खुलने जैसा लग रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया इस बात को लेकर के फिर से चिंतित हो उठी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज आप एटलस खोलें और देखें कि आपको ईरान दिखाई देगा। ईरान के ठीक वेस्ट साइड में आपको सीरिया दिखाई दे जाएगा जिस पर अभी अटैक किया है, और इसके बाद आपको उसी के नीचे जॉर्डन दिखाई दे जाएगा और इनके बीच में इराक दिखाई दे जाएगा। इराक, सीरिया, जॉर्डन, कम से कम इन 3 देशों के नाम अभी मैंने लिए हैं। इनकी लोकेशन आपको मालूम होनी ही चाहिए। और फिर आसपास का जब आप एरिया देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से काला सागर भी है, यूक्रेन भी वहां से बहुत दूर नहीं है, टर्की भी लगभग सटा हुआ ही है। तो एक परिदृश्य आपके दिमाग में ऐसा बनेगा जो आपके अंदर एनालिटिकल पावर डेवलप करेगा, और इसी एनालिटिकल पावर की जरूरत सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए होती है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। जिस दिन ये तीसरी आंख आपकी तैयार हो गई, आप आश्चर्यजनक रूप से पाएंगे कि जो प्री के पेपर्स होते हैं और जो मेंस के पेपर होते हैं वे आपको उतने कठिन अब नहीं लगेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो आपको सरल लगने लगेंगे, लेकिन इतने कठिन नहीं लगेंगे, इतने अजनबी नहीं लगेंगे कि अरे यार ये कहां से पूछ लिया गया, हम इसका उत्तर कैसे दें, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन तैयारी करने के पैटर्न को आपको एनालिटिकल बनाना पड़ेगा। केवल रट लेने से, केवल पढ़ लेने से दोस्तों बात नहीं बनेगी, यदि आप मेरी बातों पर यकीन कर सके तो। दोस्तों, एक और खबर, और वो ये है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो एंटार्कटिका पर पहुंच गया है। बेचारा अभी तक अकेला था, बोर हो रहा था, तो अब उसे एक साथी मिल गया है, और ये जो साथी है वो जापानी साथी है। जी हाँ, जापान का जो मून लैंडर है स्लीम, वो अब वहां पहुंच गया है और उसी स्थान पर लगभग पहुंचा है, दक्षिण ध्रुव पर। हम पहले देश थे जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचे, और अब जापान उस दक्षिणी ध्रुव पर अपना लैंडर उतारने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां ये है कि जैसे एक लोकेशन फिक्स कर लेते हैं कि हमारा जो लैंडर है वो यहां उतरेगा, ठीक है, तो सामान्यतः यह माना जाता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में अगर वो लैंडर उतर रहा है तो ठीक ठाक जगह पर वो उतर गया है। लेकिन स्लिम की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उसने जहां लैंड किया वो 100 मीटर के दायरे में है, मतलब इतना एग्जैक्ट वो उतरा। तो लोगों के बीच ये आश्चर्य का विषय हुआ कि इतनी सटीक लैंडिंग कैसे संभव हो सकी। बाद में फिर पता लगा कि नहीं, इसमें हमारे चंद्रयान 2 ने काफी मदद की है जापान की। चंद्रयान 2 के बारे में याद कीजिए कि हमारा अभियान ये ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बस आखिरी समय में जो लैंडर जो उतरना था वो ठीक से नहीं उतर पाया, मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन जो हमारा आर्बिटर था वो अभी भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, बाकायदे एक्टिव है और हमें लगातार डेटा भेज रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 ने जो डेटा भेजे उससे जापान को अपने मून लैंडर को सटीक तरीके से उतारने में बहुत मदद मिली है। तो चलिए, सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे चंद्रयान 3 को अब एक दोस्त मिल गया है। दोस्तों, अब अंत में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही चौंकाने वाली खबर। पता नहीं न्यूरालिंक का नाम आपने सुना है या नहीं। न्यूरालिंक, एलन मस्क का नाम आपने जरूर सुना होगा। यह उनकी स्टार्टअप कंपनी है न्यूरालिंक। उन्होंने ब्रेन में चिप लगाने में सफलता प्राप्त कर ली है। किसके ब्रेन में? इंसान के ब्रेन में। इंसान के ब्रेन में अब चिप लगाया जा सकेगा। मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित किए जाएंगे और वो बकायदे जब हम सोचेंगे तो हमारे सोचने के आधार पर वो मस्तिष्क उसको संकेत भेजेंगे, फिर कंप्यूटर को संकेत मिलेगा और उन्हें ऑपरेट किया जा सकेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि न्यूरालिंक के प्रयोग से आगे जाकर जो पैथोलॉजिकल और जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं उनकी पहचान की जा सकेगी
और उनका उपचार भी हो सकेगा। याददाश्त चले जाने की जो समस्या होती है, जिसे हम एक प्रकार के अल्जाइमर कहते हैं, उसका भी इलाज हो सकेगा। साथ ही डिप्रेशन और एंजाइटी जो अभी की बहुत बड़ी बीमारियां उभर रही हैं, उनके भी उपचार में मदद मिल सकेगी। कितनी अद्भुत बात है ये। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।